कर दी लिटरली। पहले तो ग्यूमे की जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी और फिर ज़ेनित्सु की। वो ज़ेनित्सु बहुत ज्यादा सीरियस दिखने वाला, लिटरली सीरियस। और इसके बाद से बता दूं कि ज़ेनित्सु कभी भी हंसने नहीं वाला है। मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना है और वो इंपॉर्टेंट काम है कि अपर मून से यानी कि हमारे काइगाकू को खत्म करना है। तो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों वापस मैं आपके लिए हाजिर करने वीडियो लेकर आज। और यस दोस्तों कि मेरे दोस्तों कॉलेज के एग्जाम पूरे खत्म हो चुके, तो यस अब मैं एकदम फ्री हो चुका हूं। तो तुम्हारे लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल आर्क वॉर 2 के बारे में। यानी आज की वीडियो में हम बात करने वाले ज़ेनित्सु वर्सेस काइगाकू के बारे में। अगर मैं बोलूं कि ये वाली फाइट आपको बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगी तो कुछ अलग बात नहीं। जब भी मैं आपको डिस्क्लेमर दूं कि इस वाला जो एपिसोड होने वाला है, इसके अंदर जो काइगाकू है, इस दिन भाई साहब 2 लोगों की जिंदगी तो पूरी बर्बाद कर दी लिटरली। पहले तो ग्यूमे की जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी और फिर ज़ेनित्सु की। वो कैसे की वो मैं आपको बताता हूं। तो जब अगर हम इस एपिसोड की बात करें तो हमें जाना पड़ेगा एपिसोड नंबर 7 की तरफ पे, जहां पे वहां पे हमें सबसे पहले ये दिखाया जाता है। और ये दिखाने से पहले मैं आपको बताऊं कि साले एपिसोड को क्या क्या देखने मिलता है। आपको 2 स्टोरी आपको देखने मिलती है। इसमें दिखाया जाता है कि काइगाकू ज़ेनित्सु को कैसे ट्रीट करता था, और हमें पहली बार ज़ेनित्सु बहुत ज्यादा सीरियस दिखने वाला, लिटरली सीरियस। और इसके बाद से बता दूं कि ज़ेनित्सु कभी भी हंसने नहीं वाला है, लिटरली हंसने नहीं वाला। जब तक वॉर एंड ना हो जाए तब तक तुम समझ लो कि वो बिल्कुल हंसने नहीं वाला। तो सीधा चलते हैं। अभी हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 7 पे, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि ग्यूमे की बैक स्टोरी दिखाई जाता है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो हम पहले कवर कर चुके, तो आप उसमें देख लेना। तो ग्यूमे की बैक स्टोरी जब कवर करी है, छोटा छोटा बताता हूँ। तो उसमें जो कैरेक्टर होता है, एक चलो मैं बता ही देता है, मतलब ग्यूमे बैक स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है ग्यूमे एक ऑर्फनेज को रन कर, जहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो उनको वो पालता पोसता होता है, ठीक है। अब वो ब्लाइंड होता है तो वो सबको अच्छे से पालता पोसता, पर उसके वहीं पे एक लड़का होता है काइगाकू नाम का, जो सोचता है कि जो ग्यूमे अपने घर के बाहर ये मतलब ये धूप जैसे क्या जलाता है, तो वो इसलिए होता है ताकि जो डीमन वहां पे ना अटैक करने ना आ पाए, ठीक है। पर उसको हटा दे, जब से डीमन सारे अटैक करने आ जाते हैं, जहां पे बच्चों को सबको मार देता है। और आखिर में फिर जो एक बच्ची जो डर जाती है और फिर गलती से बोल देती है कि ग्यूमे ने सबको मारा, तो ग्यूमे को सजा होने ही वाली थी, पर उबेशिकी उसे उस टाइम पे बचा लेता है। तो यहाँ पे ग्यूमे की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर हमें देखने मिलता है कि ज़ेनित्सु को क्या मिलता है। जब एपिसोड नंबर 7 पर जब तांजीरो फुल ट्रैक कर रहा होता है बोल्डर को हिलाने की, तो आपका क्या कहते हैं, इनोसुके भी उसे आराम से कर। जब ज़ेनित्सु उसको देख रहा होता है तो उसी को जो बर्ड होता है उसको लेकर, जैसे हर किसी डीमन स्लेयर पे या हाशिरा पे अपना एक क्रो है, पर अगर बात ज़ेनित्सु पे थोड़ा अलग है। उसके बाद जो उसकी बर्ड है वो बिल्कुल उसी की तरह है, मतलब पूरी डरपोक टाइप, पर यस वो काम आती है, तो उसे लेटर देती है। और लेटर पढ़ने के बाद हमें देखने मिलता है कि ज़ेनित्सु बहुत ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो उसके लिए खाना लेके आया। यहाँ पे ज़ेनित्सु बोलता है यार तू एक बहुत बढ़िया लड़का, पर अभी मुझे थोड़ा अकेले में टाइम बिताना है। और हमें देखने मिलता है कि जो लेटर होता है उसके हाथ में, और उसके मुंह में पूरी खून हो रखा है, और वो लिटरली बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। अब आपको बताया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। हमें यह बताया जाता है कि इस लेटर में लिखा जो उनके मास्टर नहीं मैं बोलूंगा, जो उसके दादाजी होते हैं, ठीक है। ये ज़ेनित्सु के जो वो होता है थंडर हाशिरा होता है, थंडर हाशिरा होते हैं, वो ज़ेनित्सु के दादाजी होते हैं। तो वो अपनी जान ले लेते हैं, क्योंकि जो काइगाकू होता है वो एक डीमन स्लेयर भी होता है, जिसने थंडर ब्रीथिंग की इसकी ब्रीथिंग की लेवल्स होते हैं। इसने लेवल 2 से लेवल 6 तक इसको आता होता है। और हमें यह पता चलता है कि जो आपका काइगाकू है ये हमारा अपर मून 6 बन चुका है। अब उसकी भी हमें स्टोरी बताई जाती है कि अपर मून 6 ये बनता कैसे। ये इसकी एक लड़ाई हो जाती है कोकोशिबो से, जो इस टाइम पे अपर मून 1 है, ठीक है। लिटरली उससे फाइट कर, तो मैं लगता है काइगाकू से हरा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। वो वहां पे सरेंडर कर देता है। और तुम्हें पता है कोकोशिबो तो भाई उसको जो बंदा दिखे वो अपनी टीम में ले लेता, वो फिर नूबड़ा क्यों ना हो, और से अपर मून 6 बनाते हैं। जहां पे पिछला अगर तुम्हें नहीं पता तो लास्ट अपर मून 6 था डाकी और ग्योतारो था, जो आपको एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में आपको देख रहे, जो बेस्ट डीमन स्लेयर की आर्क की मूवी बोली जाती है। तो तुम्हें नहीं पता इन दोनों को, तो एक बार जाके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कौन थे। और इसको देख के तो वो खुद ही मर जाते हैं। वो कहते हैं तुम हमें वैसे ही मार दे, क्योंकि ग्योतारो सबसे कमजोर डीमन अपर मून होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें हमें पता चल जाती है, और ज़ेनित्सु को पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुंदक है। उसके फिर हमें क्या देखने मिलता है एपिसोड नंबर 8 में, कि भाई साहब मोजानाज के उबेशिकी की उसने मार दी, उसके बच्चों को भी मार दिया, और जितने भी डीमन स्लेयर और हाशिरा से अटैक करने आ ही रहे थे उन सबको इन्फिनिटी कासल में लेके चला जाता है। अब सब अलग अलग ब्लॉक में वहां चले जाते हैं, जहां पे ग्यूमे तांजीरो एक ब्लॉक में जाते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे जो जेनित्सु होता है वो एक अलग ब्लॉक में आता है। अब तुमने देखा होगा जब जेनित्सु और इन्फिनिटी कासल आर्क में बिल्कुल नीचे जा रहा होता है, वो एक अलग उसमें होता है, वो कोल्ड एज फक भाई, कि भाई साहब उसको तुम फेस देख लो भाई, बहुत ज्यादा सीरियस। वो भागता भागता कहता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो इंपॉर्टेंट काम है कि अपर मून से यानी कि हमारे काइगाकू को खत्म करना है। अब जब यहाँ पे अगर तुम्हें ये नहीं पता तो काइगाकू और जेनित्सु का क्या रिलेशन है, तो काइगाकू जेनित्सु का क्या है, ट्रेनिंग पार्टनर होता है, जहां पे आपका काइगाकू से भी कुछ नहीं समझता होता, वो हमेशा से उसकी इंसल्ट करता होता, पर जेनित्सु से कभी भी कुछ नहीं बोलता, वो उसे एक अच्छा दोस्त मानता होता। वो कहता, वो समझता था कि एक दिन तो ये समझेगा, पर वो नहीं समझता, हमेशा उसे। फिर इसके बाद हमें देखने में जब जेनित्सु भागते भागते जाता तो उसकी मीटिंग होती काइगाकू से। अब काइगाकू से जब लड़ते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहले चीजें पता है आपको क्या देखने में दी, तो काइगाकू बोलता है हाँ क्या तुम फिर भी अभी भी तो उतना ही कमजोर है। जहां पे इस टाइम पे जेनित्सु चुप नहीं रहता है, उसे बोलता है नहीं मैं अब ज्यादा पावरफुल हूं। जहां पे काइगाकू शॉक होता है कि पहली बार जेनित्सु उससे वो चैलेंज कर रहा है, उसकी बातों का जवाब दे रहा है, उसकी बातों को काट रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे तुम सोचो, यहाँ पे फाइट्स होने वाली दो थंडर ब्रीथिंग वाले बंदों की, जिसको आती है लेवल 2 से लेवल 6 तक की, और जेनित्सु को सिर्फ लेवल 1 की आती है। तुम्हें ये बता दूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम डीमन स्लेयर को तुमने सही से देखा है कि अगर जो तुम इसकी पहली कोई सी ब्रीथिंग अगर आपको पहली फॉर्म आती है ना, तो सारी ब्रीथिंग आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ब्रीथिंग की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीथिंग होती है। पर यहाँ पे जेनित्सु के इसमें कितने बाकी ब्रीथिंग नहीं आती, पर जो आपका काइगाकू से सारी आती है। तो तुम सोच सकते हो इनकी जो फाइट होती है कितनी ज्यादा बढ़िया होती है, लिटरली बहुत ज्यादा एपिक होती है। इनकी फाइट बहुत ज्यादा बढ़िया होती है लिटरली। अगर जब ये मूवी बनेगी, जब ये आएगी ना भाई, लिटरली मैं कह रहा हूं इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा, लिटरली हो जाएगा। और हमें ये देखने मिलता है कि जेनित्सु बन जाता है एक हाशिरा लेवल का प्लेयर। तुम बोलोगे ऐसा क्या करता है, क्योंकि इस टाइम पे जेनित्सु यूज करता है, जब उनकी नॉर्मल फाइट हो तो ठीक है, पर फिर जेनित्सु निकालता अपना ट्रम्प कार्ड, जो खुद इस ब्रीथिंग को खुद बनाता है, और वो होती है लेवल 7 की। अब मैं भूल गया उसे आप ब्रीथिंग कौन सा लेवल बोलते हो, उसे लेवल 7 की वो ब्रीथिंग बोलता है, और जैसे ही बोलता है वो एक स्लैश लेता है और वो काइगाकू की गर्दन को काट देता है। अब काइगाकू से बोलता है मुझे पता था कि वो हमारे मास्टर ने तुझे कुछ अलग से सिखा रखा है, पर बोलता है जेनित्सु मरते मरते वो उसे बोलता है कि हमारे जो मास्टर थे उन्होंने हम दोनों को सेम ट्रेनिंग दी थी, पर तू हमेशा से उनकी कभी भी इज्जत नहीं करता था। अब वहां पे जब उसको मार दे, उसकी गर्दन काट देता है, तो उसकी गर्दन तो लटक रही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डीमन इतनी जल्दी नहीं मरता है। तो योशिरो, अगर तुम्हें योशिरो ने जो तमायो के साथ जो लड़का रहता है योशिरो, वो उसको बचाता है, वहां पे जेनित्सु गिर रहा होता है। जेनित्सु को जब योशिरो जब जेनित्सु को बचा लेता है तो यहाँ पे बचाने का तो बोलता है कि तुम अपनी हालत देखो और इसकी हालत देखो, तुम्हें अब पता चलेगा। जहाँ पे ऑफ कोर्स काइगाकू को तो कुछ फील तो हो नहीं रहा था, क्योंकि कभी भी उतना अच्छा था नहीं, पर यहाँ पे आपको ये देखने मिलता है कि जेनित्सु आखिर में बहुत रोता है काइगाकू के लिए, क्योंकि जेनित्सु कभी भी उसे मारना नहीं चाहता, वो उसे अपने ऐसा भाई की तरह देखता था, पर काइगाकू ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं उसके बारे में, जहाँ पे देखने बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर यह जेनित्सु का अपर लेवल अप इसमें आपको 100% होता गया। तो अगर तुम जेनित्सु फैन हो तो तुम्हें दोस्तों जब ये एपिसोड एनिमेट होगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आना, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। पर इसी के साथ आज के बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी मिलेगी, अच्छी लगी तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और यस, कल वीडियो नहीं आने वाली, कल आपको एक व्लॉग देखना है, बड़ा मस्त व्लॉग है, अगर तुम देखना चाहोगे तो तुम बना दूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।